अब देखो हम लेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। नाम से पता चल रहा इक्वी पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल इज इक्वल एट एवरी पॉइंट। इक्वी पोटेंशियल सरफेस तो डेफिनेशन में वैसे लिखना है द सरफेस एट विच पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है तो दैट surface is called equipotential surface। ठीक है, potential is equal to equipotential surface, the surface at which potential is same at every point। the surface at which potential is same at every point is called equipotential surface, यानी potential same है। ठीक है, तो फर्स्ट देखो अगर पॉइंट चार्ज है, ये लिया पॉइंट चार्ज। अच्छा, पॉइंट चार्ज का पहले भी हुआ है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, अपन ऐसे निकालते हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो यहां रखेंगे पॉजिटिव चार्ज तो रिपेल करेगा, इधर रखेंगे तो इधर, इधर रखेंगे तो इधर, ऐसे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा याद रखना, 11th में हुआ है वो। हाँ, अब देखो यहां से ले लेंगे सपोज डिस्टेंस r और यहां पे एक स्फीयर कंसीडर करते हैं, तो यहां पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना रहेगा हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे। सो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था पॉइंट चार्ज क्यूब के लिए एट अ डिस्टेंस समझो r यहां पे, सो इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r। ये फॉर्मूला डिराइव किया। तो यहाँ पे डिस्टेंस r है इस सर्कल पे, तो यहाँ पोटेंशियल अगर 10 है इसको सॉल्व करने के बाद, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना होगा 10, यहाँ पे भी पोटेंशियल 10, यहाँ पे पोटेंशियल 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10। हर जगह पोटेंशियल क्या रहेगा सेम। तो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब अगर दूसरा डिस्टेंस ले ले, समझो ये डिस्टेंस है r1, नया डिस्टेंस है r2, तो इस पॉइंट पे सब जगह पोटेंशियल क्या रहेगा सेम। अब दूर चले गए तो पोटेंशियल भी कम हो जाएगा, समझो 8 है तो यहाँ पे भी 8 रहेगा, यहाँ पे भी 8 रहेगा, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, हर जगह 8। ठीक है, तो ये मिटा है और ये लाइन ऑफ फोर्सेस बना लेता है इससे, वो लाइन ऑफ फोर्सेस। सो अगर पॉइंट चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है पॉइंट चार्ज, तो अगर पॉइंट चार्ज है तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये कौन से फॉर्म में रहेंगे, कौन से फॉर्म में, देखो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स विथ चार्ज एट द सेंटर, विथ चार्ज एट द सेंटर। ये चार्ज कहां है एट द सेंटर। ठीक है, तो ये पहले भी हुआ है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस में, वैसे ये है। तो ये पहला स्फीयर, यहाँ पे पोटेंशियल सब जगह सेम, फिर डिस्टेंस बढ़ा दिया तो यहाँ पे पोटेंशियल हर जगह पे सेम है। सो पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑन दिस स्फीयर। समझो 10 है तो हर जगह 10 ही रहेगा, इस स्फीयर पे हर जगह 8 है तो समझो हर जगह 8 ही रहेगा। तो ये पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये डिस्टेंस है समझो r1 यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है r2। और भी बना सकते हैं तीसरा, वहां पोटेंशियल दूर जा रहा है तो और भी कम हो जाएगा। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर पॉइंट चार्ज है तो कैसे रहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स विथ चार्ज एट द सेंटर, विथ चार्ज q एट द सेंटर। ये चार्ज है एट द सेंटर, समझे इक्विपोटेंशियल सरफेस। एग्जांपल हो गया, फॉर्मूले के हिसाब से बताया। देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये हटा देते हैं। अब देखो नेक्स्ट, अगर फील्ड यूनिफॉर्म है, फिर से लाइन ऑफ फोर्सेस का देखना। फील्ड यूनिफॉर्म फील्ड की डेफिनेशन क्या थी, इफ लाइन ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल, लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे है पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड। देखो लाइन ऑफ फोर्सेस है पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड। If line of forces are parallel and equally spaced, the field is called uniform। ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, देखो यहाँ पे लाइन पास में है, यहाँ लाइन दूर है, पर यहाँ इक्वली स्पेस्ड है। ठीक है, तो देखना उसमें लिखा था अपन ने, लाइन ऑफ फोर्सेस इक्वली स्पेस्ड एंड पैरेलल, देन दैट फील्ड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। ये नॉन यूनिफॉर्म थी। तो अब देखो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन रहेंगे, मतलब जैसे यहाँ स्फीयर हो रहे थे यहाँ प्लेन, यहाँ पे पोटेंशियल 10 है तो यहाँ पे भी पोटेंशियल 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, ये पूरी लाइन पे 10 रहेंगे, पूरे सरफेस पे 10। अब आगे दूसरा सरफेस बनाएंगे तो यहाँ पे 8 समझो, यहाँ चार्ज है तो चार्ज सिंगल नहीं होगा, ऐसी चार्ज प्लेट होगी समझो। ये दूसरी चार्ज प्लेट जिसपे नेगेटिव चार्ज है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेंगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और फील्ड कैसी रहेंगी, यूनिफॉर्म। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल अपन ने ये ड्रॉ किया है यूनिफॉर्म फील्ड के लिए। तो यहां से दूर जा रहा है तो पोटेंशियल चेंज होगा, यस। तो प्लेन सरफेस है, यानी ये पहला सरफेस, ऐसा प्लेन, ये दूसरा सरफेस, ठीक है, ये तीसरा सरफेस। तो प्लेन शेप में रहेंगे। कौन से शेप में रहेंगे, प्लेन शेप में। अगर पॉइंट चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेंगे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के फॉर्म में विद चार्ज एट द सेंटर। और अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो द शेप ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज प्लेन। ये पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये दूसरा, और ये तीसरा। तो ये याद रखो। तो ये नहीं ड्रॉ करना है, यूनिफॉर्म फील्ड वैसे ही ड्रॉ करना है खाली, ठीक है। देखो, तो अगर पॉइंट चार्ज है तो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, और यूनिफॉर्म फील्ड है। अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेंगे वो प्लेन सरफेस रहेंगे। क्या रहेंगे, प्लेन सरफेस, ठीक है। इतना देखो, ये लाइन ऑफ फोर्सेस है, वैसे यहां ये लाइन ऑफ फोर्सेस। तो ये यूनिफॉर्म फील्ड के लिए, ये पॉइंट चार्ज के लिए। अगर स्लिट है, समझो एक स्लिट है, यानी एक ऐसी लाइन है जिसमें से समझो लाइट बाहर आ रही है। एक जस्ट लाइट ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, पॉइंट सोर्स है समझो ये चार्ज का, ये यूनिफॉर्म फील्ड है, और एक लाइन सोर्स है समझो, जैसे लाइन बना हुआ है, लाइन सोर्स है। तो इसमें से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा वो रहेगा सिलेंड्रिकल, इसके राउंड पूरा। तो हर पॉइंट के राउंड एक सर्कल ड्रॉ करो, हर पॉइंट के राउंड एक सर्कल इक्विपोटेंशियल सरफेस का। तो देखो ये शेप कैसा बन जाएगा, लाइक दैट ऑफ अ सिलेंडर। तो ये ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ लिखना है। अगर जैसे पॉइंट सोर्स था, ये यूनिफॉर्म फील्ड थी, और अगर लाइन सोर्स है, लाइन सोर्स, तो फिर सिलेंड्रिकल शेप का रहेगा। कैसा रहेगा, सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। तो यहां देखो, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स है इसके, वो बताता है, डेफिनेशन हो गई। अब देखो, ध्यान देना, प्रॉपर्टीज बोलो या ऑब्जर्वेशन बोलो, इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाउ इधर सपोज अपने ये लिया है, पहले फिर से ड्रॉ कर देता। ये है चार्ज Q, ये है पॉइंट P, और ये है समझो, ये है पॉइंट P, ये है समझो Q, और इधर से इधर जा रहा है, जैसे ये है समझो, ये है पॉइंट Q इधर, और ये है पॉइंट P, यानी पूरे सर्कल ना बनाते हुए दो पॉइंट बनाए, जैसे ये है। तो ये हो गया पॉइंट P, ये हो गया पॉइंट Q, ठीक है। तो अपन Q से P पे जा रहे हैं। यहां पे पोटेंशियल क्या है, VQ, यहां पे पोटेंशियल है VP। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। जो भी चार्ज मूव कर रहे होंगे तो यूनिट चार्ज ले लेते हैं यहाँ पे, Q0 यहां से यहां तक लेके आना है, ठीक है ना। थोड़ा चेंज कर देना। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वर्क डन लिखा था यहाँ A to B लिखा था खाली, अभी यहाँ PQ लिख रहे हैं। हाँ, कहां से कहां जा रहे हैं, Q to P। तो यहाँ Q to P एरो दे सकते हैं, नहीं भी दिया तो चलता, QP लिखेंगे तो भी चलेगा। यहां आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अगर समझ में आ रहा है तो उसको मिटा देंगे। तो ये इक्वेशन याद रखो, ये इक्वेशन हुआ है भैया, तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये डायग्राम हटा देते हैं, इस डायग्राम का कोई काम नहीं है ना। मैं सपोज अभी फिलहाल ये डायग्राम में तो नहीं था, पर सपोज ये दोनों सेम है, पोटेंशियल एट P इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट Q, यानी प्लेन सरफेस का ड्रॉ कर लो। ये ऐसे, अभी तो अपन ऐसे लेके आ रहे हैं, समझो ऐसे लाया है, ये है पॉइंट Q और ये है पॉइंट P, यहां से यहां तक लाया। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये उसी पॉइंट सरफेस पे पॉइंट है, तो पोटेंशियल क्या सेम। अगर पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम P to Q, सॉरी Q to P विल बी इक्वल टू, ये 0 तो ये इधर मल्टीप्लाई। तो याद रखना, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। इसमें पोटेंशियल सेम नहीं था, इसीलिए ये फॉर्मूला बनाया था हमने।
पहले। पर मान लो वो दो पॉइंट ऐसे हैं, ये Q है ये P है, ये फॉर्मूला बना के दिया था, उसमें खाली A B लिखा था, देखना वीडियो में होगा वापस। अब यहाँ अपन ने वो पॉइंट यहाँ ले लिया, तो Q से P जा रहा है, ये पॉइंट Q ये पॉइंट P एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है, तो पोटेंशियल सेम, तो डिफरेंस कितना हो गया 0, और अगर डिफरेंस 0 है तो वर्क डन भी क्या रहेगा 0। तो ये पहला पॉइंट लिखना कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, work done in moving a charge on equipotential surface is 0. Work done in moving a charge on equipotential surface is 0. ऐसा एग्जांपल है, ऐसा भी हो सकता है। देखो ये चार्ज Q और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये है पॉइंट Q, ये है पॉइंट P, यहां से लेके यहां तक जा रहा है, तो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जा रहा है, वर्क डन 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो वर्क डन भी 0। देखो ये समझ, इसको मिटा दे, नेक्स्ट लिखते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। एक पॉइंट और याद रखना, इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये दूसरा, ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे क्या? नहीं। अगर इंटरसेक्ट होंगे तो समझ में आएगा कि जैसे ये और ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पोटेंशियल सब जो 10 है और यहाँ 8 है, तो एक ही जगह पे दो पोटेंशियल होना पॉसिबल नहीं है एक ही सिंगल पॉइंट पे। तो याद रखना सेकंड पॉइंट, पहले तो वर्क डन का याद रखो, ये वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0, ये बता दिया। नाउ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0, ठीक है। नेक्स्ट, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब दूसरा कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बनाएंगे तो उसका डिस्टेंस ये जो है वो हर जगह क्या रहेगा? फिक्स। दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दूसरा पॉइंट। अब नेक्स्ट देखिए, एक और बचा है वो भी ले लेते हैं। ठीक है, याद रखो वर्क डन 0 है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। नाउ वर्क डन का फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दिया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या सब्स्टिट्यूट किए थे वो बताता देखो, E is equals to F upon Q0, unit positive test charge. Definition: electric field intensity, it is defined as work done, it is defined as force experienced by unit positive test charge. तो यहाँ डाल दो F की जगह E into Q0 into dr या dx जो भी लिखना है। अगर ये वैल्यू 1 डाल दे तो E डॉट dr डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो E ds cos थीटा। वर्क डन है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट। चलो वेक्टर ही बना लेते हैं। F की जगह ये वैल्यू डॉट Q0 की वैल्यू 1, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, E डॉट dr, डॉट प्रोडक्ट हटाया cos थीटा। अब वर्क डन कितना है? 0। अब ये नहीं, ये 0 लेंगे, cos थीटा इज 0 मींस थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मींस लाइन ऑफ फोर्सेस, ये और ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी लाइन ऑफ फोर्सेस, और जो सरफेस है जहां मूव कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे ये यहां से यहां तक मूव किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E मतलब लाइन ऑफ फोर्सेस, और ये डिस्प्लेसमेंट समझो dr, यहां से यहां दोनों के बीच में एंगल देखो कितना है? 90 डिग्री। तो अपन बोल सकते हैं लाइन ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी लाइन ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे यहां पे खोल सकते हैं ये सर्कल, ठीक है, रेडियस है तो 90 डिग्री पे है, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया कि लाइन ऑफ फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये डिस्प्लेसमेंट दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E मतलब लाइन ऑफ फोर्स, और ये डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। तो याद रखो लाइन ऑफ फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो 3 पॉइंट याद रखो, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0, सेकंड, equipotensial surface never intersect each other, and third ये line of forces are perpendicular to equipotential
पोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब लाइन ऑफ फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में एंगल है। ठीक है, तो ऐसे बनाया था अपन लाइन ऑफ फोर्स, और ये डिस्प्लेसमेंट बताया था पॉइंट Q टू P इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, 90 डिग्री। तो लाइन ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहां पे भी देखो रेडियस बनाएंगे कहीं पे भी तो 90 डिग्री ही आएगा सरफेस से। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द सर्कल, याद रखो। तो तीनों पॉइंट याद रखो। ये हो गया अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस। देख लो, अब देखो, अब लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये हुआ है, फिर से बताया था, पर सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए है अभी। तो देखो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, ये एक्स कोऑर्डिनेट, एक वाई कोऑर्डिनेट। देखो इनफाइनाइट से यहां पे चार्ज लाके असेंबल करना है। इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट का मतलब होता है फील्ड के बाहर से यहां चार्ज लाके असेंबल करना है। यहां लाके रखेंगे सपोज पहला चार्ज Q1, और यहां लाके रखेंगे एक चार्ज Q2। समझो दो चार्ज ही लाके रखते हैं। तो जब वो चार्ज लेके आएंगे तो अपने को क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, वर्क बताया था। देखो ये समझो चार्ज है Q, दूसरा चार्ज इंफिनिटी से यहां लेके आ रहा है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो जब यहां तक लाएंगे ये उसको रिपेल करेगा, ठीक है ना, ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज और ये Q पॉजिटिव चार्ज है। जब इसके पास लाएंगे तो रिपेल करेगा, तो वी हैव टू परफॉर्म वर्क। दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन दैट चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पर ये सिंगल चार्ज के लिए, यहां सिस्टम है, दो चार्ज, तीन, चार, कितने भी हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज वर्क डन। वर्क डन, पर क्या का वर्क डन है, इन असेंबलिंग द सिस्टम ऑफ चार्ज। असेंबल करना है सिस्टम ऑफ चार्ज को फ्रॉम इंफिनिटी, कहां से लाना है, इंफिनिटी, टू देयर प्रेजेंट लोकेशन। जो प्रेजेंट लोकेशन है वहां पे लाके रखना है। तो उसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। फिर से सुनो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज डिफाइंड एज वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम ऑफ चार्ज। ये सिस्टम ऑफ चार्ज असेंबल करना है एक जगह, फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी टू प्रेजेंट लोकेशन, ऐसा भी लिख सकते। अभी जो लोकेशन है वहां लाके रखना है इंफिनिटी से। ठीक है, तो फॉर्मूला बना के ध्यान रखना। अभी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, पहले देखना, तो यहां लिख रहे हैं अपन नो एक्सटर्नल फील्ड, मतलब अभी कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, समझे। अब एक एक चार्ज लाके रखते हैं। पहले लाइन में Q1 यहां पे लाके रखेंगे, पर पहले से कोई फील्ड नहीं है, ना कोई दूसरा चार्ज है, यानी कोई चार्ज नहीं है पहले से, सिर्फ अपन ने वो एक Q1 चार्ज लाके वहां रखा है। तो वर्क करना पड़ेगा क्या, वर्क डन क्या रहेगा, 0। ठीक है, देख लो एक बार, वर्क डन पहला चार्ज लाने के लिए 0, पहला चार्ज लाने के लिए वर्क डन 0। क्यों, क्योंकि कोई फील्ड नहीं है एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल फील्ड भी नहीं है और कोई दूसरा चार्ज भी नहीं है। अगर मतलब यहाँ कोई चार्ज होता पहले से Q, तो उसके अगेंस्ट अपने को वर्क करना पड़ता, पर यहाँ कोई चार्ज नहीं है और कोई फील्ड नहीं है। तो जब पहला चार्ज लाएंगे तो कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है, वर्क डन कितना, 0। अब कितने चार्ज रखने थे, 2, दूसरा यहां लाके रखना है Q2। अब जो इंफिनिटी से यहां Q2 लाएंगे तो ये चार्ज पहले से है वहां पे, इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो यहां लिख लेंगे W1। ठीक है, देख लो एक बार, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो फिर से देखना, ये देखो, जब पहला चार्ज लाए, नो एक्सटर्नल फील्ड, मतलब कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है और ना ही कोई दूसरा चार्ज है वहां पे जो इसको अपोज करेगा। तो कोई चार्ज नहीं है अपोज करने के लिए। ठीक है, तो जब पहला चार्ज लाएंगे वर्क डन कितना हुआ, 0। पर जब सेकेंड चार्ज लाएंगे तो ये पहले से है, इसके अगेंस्ट में सेकेंड चार्ज को लाना है। तो सेकेंड चार्ज लाने के लिए वर्क डन W1, इसको लिखेंगे डायरेक्ट, ये तो 0 ही है। इसका फॉर्मूला याद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, दो चार्ज के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 और अपॉन R1, ये रहेगा
या आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ये तो 0 है, पहले चार्ज का यहाँ पोटेंशियल V1 और चार्ज ला रहे Q2, तो ऐसे भी लिखने चलेगा, पर डायरेक्ट यही लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका पोटेंशियल, पहले चार्ज का पोटेंशियल यहाँ V1 और दूसरा चार्ज लेके आ रहे Q2, तो V1 into Q2 will give वर्क डन। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो, वर्क डन का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज के लिए डिराइव किया है ना, ये वाला देख लो यहाँ पे समझाएगा। तो दो चार्ज के लिए आया, दो चार्ज के लिए Q1 Q2, तो ये फॉर्मूला लगेगा। समझो नंबर ऑफ चार्जेस है, देखोगे देख लो एक बार, समझ में आया ना, पहला चार्ज लाने की कोई वर्क नहीं, और दूसरा चार्ज हम लेके आएंगे तो फर्स्ट चार्ज के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। डन का फॉर्मूला बेसिक है, सादा ही है, दो चार्ज है Q1 Q2 अपॉन R, ये डिराइव किया हुआ है अपन ने, वर्क डन का फॉर्मूला। हां अब देखो आगे, इफ देयर आर सपोज n चार्जेस है, और भी लाने हैं ना, तो अपन 3 के लिए लिखते, बाद में सो ऑन कर देंगे, ठीक है ना। फिर से देखो, इंफिनिटी से पहले लाए चार्ज Q1 यहां लाके रख दिए, तो वर्क डन कितना हुआ 0, कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है और ना कोई दूसरा चार्ज है जो उस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो वर्क डन 0। बट अब लाएंगे दूसरा चार्ज, यहां लाके रखेंगे Q2, तो पहले चार्ज के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, समझ में आया ना। तो यहां फॉर्मूला लिखेंगे प्लस W12, ठीक है, और आगे एक और चार्ज लेके आते हैं, समझो तीसरा चार्ज है Q3, यहां लाके रखा तीसरा चार्ज, इंफिनिटी से तीसरा चार्ज यहां लाके असेंबल किया है, तो अब उस तीसरे चार्ज को दो अपोज करेंगे, ये और ये दोनों पहले से प्रेजेंट है वहां पे, ये दोनों जो प्रेजेंट है वो इसको अपोज करेंगे, तो पहले चार्ज के अगेंस्ट वर्क डन होगा W13 प्लस दूसरे चार्ज के अगेंस्ट वर्क डन होगा W23। देखो समझ में आया, ठीक है, तो इसको थोड़ा इधर लिख देता ताकि एक और लिख सके, अच्छा नीचे लिख देते, चलो इसको नीचे कंटिन्यू करना प्लस, हाँ यहां लिख दे, समझो एक और चार्ज लेके आए, चलो शिफ्ट करिए एक लाइन में, हाँ देखो फिर से समझा देता, वर्क डन, पहला चार्ज लाएंगे, ये पहला चार्ज है, कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है ना, दूसरा कोई चार्ज था, तो वर्क डन 0, नाउ प्लस, अब सेकंड चार्ज लाए Q2, पर ये चार्ज पहले से था तो इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क डन आ गया W12 प्लस, अब तीसरा चार्ज है ये Q3, तो किसके किसके अगेंस्ट वर्क करेगा, इसके अगेंस्ट और इसके अगेंस्ट, तो दो वर्क डन लिखेंगे, वर्क डन अगेंस्ट, अच्छा स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपल एडिशन कर रहे हैं, W13 प्लस W23, ये पहले चार्ज के अगेंस्ट, ये दूसरे चार्ज के अगेंस्ट, प्लस अब समझो एक और चार्ज है, यहां लाके रखें Q4, पहले से कितने चार्ज है 1 2 3, तीनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो पहला वर्क आएगा W14, देखना समझ में, पहले चार्ज के अगेंस्ट, फिर नीचे लिख रहे हैं यहां पे, यहां लिख रहे हैं W14 हो गया, फर्स्ट के अगेंस्ट हो गया, अब सेकंड के अगेंस्ट W24 प्लस थर्ड के अगेंस्ट W34 एंड सो ऑन, प्लस एंड सो ऑन, जितने भी चार्ज हो गए, पांचवा लाएंगे तो क्या आएगा, देखो पांचवा चार्ज है, तुम लोग बताओ, सोचो, फर्स्ट चार्ज के अगेंस्ट 15, सेकंड चार्ज के अगेंस्ट 25, थर्ड चार्ज के अगेंस्ट 35 और फोर्थ चार्ज के अगेंस्ट 45 एंड सो ऑन, और अगर छठवां चार्ज लाएंगे तो और लेंगे, समझ में आ रहा। तो देखो जब ये चार्ज लेके आए तो तीन चार्ज के अगेंस्ट वर्क करना है, पहले चार्ज के अगेंस्ट W14, दूसरे चार्ज के अगेंस्ट W24, तीसरे चार्ज के अगेंस्ट W34 एंड सो ऑन, पांचवा भी लाएंगे तो उसका भी लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला 1/4 बाय एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 और उन दोनों के बीच में का डिस्टेंस R12, ये कॉमन निकाल लेते हैं, प्लस इसका 1/4 बाय एप्सिलॉन 0 कॉमन है, या फिर ठीक है कॉमन निकाल लेते, समझ में आएगा ना, ये लिख ले, देखो ऐसे लिख लेते एक बार पहले, फिर इसका क्या लिखेंगे 1/4 बाय एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 Q1 Q3
R13 प्लस इसके लिए 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन R23 एंड सो ऑन। ये दूसरे ब्रैकेट, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, अब इसका भी लिख सकते हैं प्लस एंड सो ऑन। देखो तो यहाँ 13 था, ये 13, ये 23 है तो ये 2, देख लीजिए समझ में आया। तो देख लीजिए ये हो गया n चार्जेस के लिए, पहले 2 के लिए लिखा था फिर n चार्जेस के लिए। देखो तो कॉमन निकाल लेंगे, अगर सब में से क्या कॉमन निकलेगा, देखो 1/4πε0 कॉमन, तो यहां बचेगा Q1 Q2 R12 प्लस इसको ब्रैकेट में डालते हैं Q1 Q3, दोनों के बीच में डिस्टेंस R13, ये Q2 Q3 R23 प्लस अब ये Q1 Q4 R14, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस ये Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस ये Q3 Q4 अपॉन R34 एंड सो। तो ये तो 0 है, इसका फॉर्मूला ये हो गया, इन दोनों का ये ब्रैकेट में और इन तीनों का ये। तो पहला चार्ज लाए तो कोई वर्क नहीं, दूसरा चार्ज लाएंगे तो पहले के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। फिर से देखो पहला चार्ज है, दूसरा चार्ज आए या जब तीसरा चार्ज लाएंगे तो इन दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो पहले चार्ज के अगेंस्ट है 13 और दूसरे चार्ज के अगेंस्ट लिखा है 23, ठीक है। नाउ फोर्थ चार्ज लेके आए तो इन तीनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा जो तीनों पहले से प्रेजेंट है। तो W14 पहले चार्ज के अगेंस्ट, दूसरे चार्ज के अगेंस्ट 24 और तीसरे चार्ज के अगेंस्ट 34, ठीक है। देख लो एक बार, ये हो गया n चार्जेस के लिए। अभी हमने 4 के लिए बताया, n के लिए वैसे को वैसे कंटिन्यू करते जाना है। अब देखो आगे ध्यान दो, समझना भी है। फिर से देखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज की डेफिनेशन। चार्ज असेंबल करना है, समझो एक यहां असेंबल करना है, एक यहां असेंबल करना है एंड सो ऑन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज असेंबल करते हैं तो जो वर्क डन लगेगा वो वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट या फिर फ्रॉम इंफिनिटी टू द प्रेजेंट लोकेशन, ठीक है। नाउ अभी तक जो अपन ने लिया उसमें एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी। अब देखो, अब अपन लेंगे विथ एक्सटर्नल फील्ड। अभी एक्सटर्नल फील्ड है, पहले से फील्ड है वहां पे, यानी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अपन पहला चार्ज लेते हैं कि सपोज Q1, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले से, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है, किसी दूसरे चार्ज की फील्ड पहले से है। चार्ज बताना नहीं है, अपन ले रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके पहले बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अब अपन बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है अभी, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लाना है तो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। तो सिंगल चार्ज के लिए भी लिखेंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला आएगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है ना, V = W/Q। सो W = V × Q, वो लिख रहे हैं। तो पोटेंशियल है समझो V1 और चार्ज ला रहे Q1, तो ये है सिंगल चार्ज के लिए, एक ही चार्ज लाके असेंबल किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले से, अगर कोई फील्ड नहीं होती, कोई दूसरा चार्ज भी नहीं था, तो यहाँ वर्क डन क्या था, 0। पर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है, मे बी शायद यहाँ पे कोई चार्ज है सपोज, उसकी फील्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो चार्ज बनाना नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है। समझो यहाँ चार्ज ला रहे Q1 और यहाँ पोटेंशियल है V1, तो ये रहेगा वो। तो ये हो गया फॉर सिंगल चार्ज। देखना समझना भी, फॉर सिंगल चार्ज हो गया, दिस इज फॉर सिंगल चार्ज, एक ही चार्ज लाना था।
नाउ सपोज टू चार्जेस के लिए ले लेते टू चार्ज। अब पहला चार्ज लाए, पहले अपन क्या बोले थे वर्क डन 0, पर अब वर्क डन 0 नहीं है, पोटेंशियल क्या है V1 वहां पे और चार्ज लाया है Q1। अब दूसरा चार्ज लाएंगे यहां पे, तो सबसे पहले फील्ड का ही लिखना है। समझो यहां पोटेंशियल है V2 और चार्ज लाया है Q2, तो V1 Q1 प्लस V2 Q2, ठीक है। और इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, तो जो पहले लिखा था वैसे लिखेंगे W1। देखो समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले फिर से देखना, दो चार्ज के लिए ले रहे हैं, पहला चार्ज लेके आए, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है, समझो यहां पोटेंशियल है V1, तो वर्क डन कितना हुआ V1 Q1, ठीक है। अब दूसरा चार्ज लेके आएंगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है, समझो यहां पोटेंशियल है V2, तो उस एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट वर्क कितना हुआ V2 Q2, और ये जो चार्ज है उसके अगेंस्ट वर्क कितना हुआ W1। तो यहां फॉर्मूला डाल सकते हैं लगे तो V1 Q1 प्लस V2 Q2 प्लस इसका फॉर्मूला वर्क डन का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12 इन दोनों में का डिस्टेंस। देखो समझ में आ गया, ठीक है। पहला चार्ज लाए तो वर्क डन ये था, तो वो लिखिए। जब दूसरा चार्ज लाएंगे तो इस फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन लिखो, ये रहा, और ये जो चार्ज पहले से है उसके अगेंस्ट वर्क डन लिखो, ये रहा। तो ये अपना फॉर्मूला बन गया। तो अगर एक्सटर्नल फील्ड है तो ये लॉजिक एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। अब मान लो तीसरा चार्ज लेके आए, प्लस पूरा नहीं लिखेंगे, उसके आगे इसको भूल जाओ, एक बार वापस लिख दूंगा इसको, हटा। समझो तीसरा चार्ज है प्लस, तो तीसरा चार्ज यहां लाए समझो, तो पहले लिखेंगे ये V3 Q3, वहां समझो पोटेंशियल है V3 ये, और फिर आएगा वो फर्स्ट चार्ज के अगेंस्ट W12, सेकंड चार्ज के अगेंस्ट W23। बात में लॉजिक पहले वाले जैसे, ये सिर्फ पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, अब पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है, ठीक है। तो ये हटा देते, तीन चार्ज का नहीं है, नोट्स में भी नहीं है, टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, फिर भी आया कि याद रखा। तो तीसरा चार्ज नहीं है, इसको लिख रहेगा जब ये वैसे V1 Q1, ये V2 Q2, और यहां आएगा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R। देखो समझ में आया ना। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो ये चार्ज लाने के लिए वर्क डन नहीं करना पड़ रहा था, पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन हुआ ये। दूसरा चार्ज लाएंगे तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन हुआ ये, और इस पहले चार्ज के अगेंस्ट वर्क डन करना था तो ये, ठीक है। देख के करो, ये सिंगल चार्ज था और ये दो चार्जेस थे, n चार्जेस के लिए वैसे ही लिख सकते, पर ये टर्म्स ऐड हो गया, देख लो एक बार। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया फॉर सिस्टम ऑफ चार्ज, पहले लिया था विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ले रहे हैं विद इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सिंगल चार्ज के लिए और ये टू चार्जेस, ये जो डायग्राम है देखो। अब एक बार वीडियो पॉज करो। इलेक्ट्रिक डायपोल तो आप लोगों ने पढ़ा ही है, टॉर्क का इक्वेशन भी डिराइव किया था, टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो टॉर्क का फॉर्मूला देख लो, PE sin थीटा, या मैग्नेट में बताया था MB sin थीटा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला देख लो एक बार, वीडियो पॉज करो, 11th की टेक्स्ट बुक निकालो। इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए ये फॉर्मूला डिराइव किया था PE sin थीटा, और मैग्नेटिक डायपोल के लिए MB sin थीटा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड, sin थीटा वैसे। तो ये फॉर्मूला एक बार देख लो और फिर वीडियो वापस से शुरू करना, तो अपन आगे का ले रहे हैं। टॉर्क का इक्वेशन देखना इलेक्ट्रिक डायपोल के, ठीक है, देख लो एक बार, फिर आगे कंटिन्यू करना। ये ढूंढना, ये 11th की टेक्स्ट बुक में है, पेज नंबर 202 पे, देख लो एक बार।
ये फॉर्मूला देख लो, PE sin थीटा, टेक्स्ट बुक 11th की पेज नंबर 202 पे देखो, वही है। तो वो पढ़ लो, फिर आगे कंटिन्यू करना वीडियो। चलो देख लियो, ठीक है। अब ध्यान दो, सपोज दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इक्वली स्पेस्ड एंड पैरेलल। यहां रखा है एक डायपोल, तो दिस इज प्लस q एंड दिस इज माइनस q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। F is equals to E into Q0। F is equals to E into Q0। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज इसी डायरेक्शन में जाएगा और फोर्स रहेगा E into Q। ये Q0 है तो Q है तो Q, और यहाँ पे ये माइनस Q है तो इधर रहेगा माइनस E into Q। अब दो फोर्स है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, तो क्या एक्ट होगा उस डायपोल पे? टॉर्क, ठीक है। तो ये उसकी पूरी लेंथ है, ट्वाइस है, यहां से यहां तक, ठीक है। देख लो, तो ये भी आप लोगों ने डेरिवेशन देखा ही है टॉर्क का। तो टॉर्क का फॉर्मूला डायरेक्टली लिख रहे हैं, P क्रॉस E या फिर PE साइन थीटा, और ये एंगल है थीटा। देख लो एक बार वो टॉर्क का इक्वेशन, वीडियो को पॉज करो, 11th की टेक्स्ट बुक निकालो, पेज नंबर 202 पे। ये डायग्राम नहीं है, उसमें एक ही लाइन बनाया, पर मैंने वो डायग्राम बनाया था, डेरिवेशन शायद आप लोगों ने लिखा होगा वो, तो या टेक्स्ट बुक में से पढ़ लो। ये फॉर्मूला डिराइव किया है वहां, P क्रॉस E या PE साइन थीटा। इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर भी नहीं लिखा हूं तो एक बार देख लो। टेक्स्ट बुक निकालो 11th की, वीडियो रुको, 11th की टेक्स्ट बुक निकालो, ये डेरिवेशन देख लो। ये एंगल थीटा है, दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, तो क्या बना रहे? टॉर्क। टॉर्क कपल ऑफ टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। सेम लाइन पे नहीं है, ये लाइन पे और एक इधर वाली लाइन पे। तो फॉर्मूला डिराइव किया है ये, देख लो, देख लो वापस। देखा सबने? बेटा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टाइम पास नहीं करना। अब देखो, अब इसको रोटेट करना है, तो अपन रोटेट करने की कोशिश करेंगे, ये फोर्स अपने को अपोज करेंगे, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला क्या लिखते हैं अपन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां फोर्स की जगह लिखेंगे टॉर्क, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये है समझो स्मॉल वर्क डन। अब टोटल वर्क डन के लिए वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेट करेंगे इनिशियल एंगल एज थीटा 0, ये वाला ऐसा था या जैसे भी होगा, और फिर उसको रोटेट किया है अप टू एंगल थीटा, थीटा 0 से थीटा। सो थीटा 0 इट इज इनिशियल एंगल and theta it is the final angle, initial angle and final angle। तो पहले स्मॉल वर्क डन निकालेंगे, तो ये और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो डायरेक्ट इंटीग्रेट ही करते उसको टोटल वर्क डन के लिए, पूरा डिटेल में नहीं निकाला है, ठीक है। तो देखो फिर से सुनना, वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पर ये रोटेट हो रहा तो फोर्स की जगह आएगा टॉर्क, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और टोटल वर्क डन ऐड करेंगे इनिशियल एंगल से फाइनल एंगल। ना फाइनल आंसर देखो, वर्क डन टॉर्क की वैल्यू PE sin थीटा, वर्क डन ये इंटीग्रेशन थीटा 0 इनिशियल एंगल से थीटा फाइनल एंगल, और d थीटा, ठीक है। P और E कांस्टेंट बाहर निकाल दो। अब बचा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा d थीटा, लिमिट थीटा 0 टू, सो वर्क डन विल बी, तो PE वैसे साइन थीटा का डेरिवेटिव
सॉरी इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा और थीटा 0 और ये थीटा ब्रैकेट को लिमिट है। देखो अच्छा डायग्राम मीटर है, देख लो, बनानी होगी तो बना लो। डायग्राम मीटर है क्योंकि इसको डेरिवेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर देख लो पीई कांस्टेंट sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा और लिमिट डाला है थीटा 0 टू थीटा। डायग्राम मीटर है तो डायग्राम की जगह आगे भी डेरिवेशन के स्टेप्स लिख रहे हैं। तो ये मीटर है, ध्यान रखना जब डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो एक फोर्स इधर एक्ट होगा, एक फोर्स इधर एक्ट होगा। पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज फील्ड के अपोज में, और ये इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस ट्वाइस है। तो ये इधर ये, ठीक है। तो डायग्राम मीटर है। ध्यान दो, देखो अब ये माइनस है तो एक्चुअल में होना चाहिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पर माइनस साइन की वजह से उल्टा लिख रहे हैं। डायरेक्ट लिख रहे हैं वर्क डन पीई इन ब्रैकेट cos थीटा 0 ये, और ये डाल देंगे माइनस cos थीटा। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। जब आप डायपोल को रोटेट करेंगे तो ये एक्चुअल में होगा cos थीटा माइनस cos थीटा 0, पर एक्चुअल में यहाँ पे पहले से ही माइनस है इसलिए उल्टा करके लिखा है। तो ये हो गया, याद रखो cos थीटा 0 माइनस cos थीटा। ये वर्क डन का फॉर्मूला निकल गया। सो अगर डायपोल को फील्ड में रोटेट करना है तो आपको वर्क करना पड़ेगा। ये है वर्क डन का फॉर्मूला Pe cos थीटा 0 इन ब्रैकेट, P मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ये, और उसका फॉर्मूला है अपने पास Q इंटू ट्वाइस L, और E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो थोड़ा याद रखना। देख लो दो स्पेशल केस है, वो बताता, डेरिवेशन देख लो। Pe इन ब्रैकेट cos थीटा 0 माइनस cos थीटा। ठीक है। नाउ सपोज द डायपोल इज परपेंडिकुलर, इनिशियली परपेंडिकुलर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल ऐसा रखा है हमने, तो इस पे फोर्स इधर एक्ट हो रहा QE और इधर एक्ट हो रहा माइनस QE। ये एंगल इनिशियल 90 डिग्री, सो थीटा 0 इज 90 डिग्री, cos 90 0, सो वर्क डन विल बी इक्वल टू PE इन ब्रैकेट 0 ये माइनस cos थीटा, बाद में जो भी एंगल होगा, सो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। मेरे क्लास के होशियार बच्चों, ये PE मतलब पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, समझ में आया ना? ये P मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सेपरेट करके लिख देता, तुम लोग कोई भरोसा नहीं। P इंटू E और ये साथ में cos थीटा, अलग अलग है, वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। P और E अलग अलग है। P मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये हो गई पहली केस। देखो यहां पे है इनिशियली, देखो डायपोल को सीधा रखा है, यानी एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, और एंगल देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 थीटा 90 डिग्री। देखा? देख ये हो गई पहली केस। ठीक है, दिख रहे हैं ना? डायपोल ऐसे उल्ट गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री। अब सेकंड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E और डायपोल ऐसे है, ये चार्ज माइनस Q, ये चार्ज प्लस Q, इलेक्ट्रिक फील्ड पे एग्जैक्ट। सो इनिशियल एंगल कितना होगा 0 एंड cos 0 इज 1, तो वर्क डन का फॉर्मूला बन जाएगा PE इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। तो ये याद रखो।
तो इनिशियली अगर 90 डिग्री है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ, माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस ये यहां से आया है। और अगर पैरेलल है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डायपोल ऐसे रखा है यहाँ पे, ये देखो ऐसे, और यहाँ पे ऐसे रखा है, ठीक है ना, यहाँ ऐसे रखा है, तो ये है अपना डायपोल ट्वाइस एल, और इधर फोर्स एक्ट होगा प्लस क्यूई और इधर माइनस क्यूई, ठीक है। cos 0 इज 1, इनिशियल एंगल 0 है, cos 0 इज 1, तो आंसर हो जाएगा PE इन ब्रैकेट 1 माइनस cos 3। तो ये स्पेशल केस याद रखो। यहां पे अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक पार्ट खत्म हो गया। अब इसके बाद कंडक्टर, इंसुलेटर, पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ये सब शुरू होगा, या कैपेसिटर वो शुरू होगा। तो यहां तक हो गया। अब 11th का जो चैप्टर जहां से छोड़ा था वहां से ये कंटिन्यू हुआ है यहां तक। तो 11th में बताया था ना, ये अभी पढ़ने को बोला है पी साइन थीटा, तो 11th के बहुत सारे फॉर्मूले यहां काम आए, ठीक है। गॉस लॉ को आगे कंटिन्यू किया है, गॉस लॉ का स्टेटमेंट और डेरिवेशन 11th में था। अब गॉस लॉ का प्रूफ 11th में होने के बाद अपन ने उसके क्या देखे एप्लीकेशन, एक था स्फेरिकल कंडक्टर जिसपे चार्ज है, एक था सिलेंड्रिकल शेप या फिर थिन वायर मेटल शीट, इनफाइनाइट लॉन्ग मेटल शीट, वो देखा, ठीक है ना। तो थोड़ा याद रखना, तो ये याद रखो। तो यहाँ पे एक पार्ट ऑलमोस्ट अपना खत्म हो गया, देख लो एक बार।